91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं हूँ डॉक्टर संपत्ति नेगी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के इतिहास विभाग से। आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी महिला मैडम भीकाजी कामा के बारे में। आज ही के दिन 22 अगस्त सन 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा फहराया और घोषणा की कि यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, इसका जन्म हो चुका है। हिंदुस्तान के युवा वीर सपूतों के रक्त से यह पहले ही पवित्र हो चुका है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि सब खड़े होकर हिंदुस्तान की आवाज़ के इस ध्वज की वंदना करें। इस उद्घोषणा के बाद सभी उपस्थित सदस्यगणों ने खड़े होकर ध्वज वंदना की व मैडम कामा को क्रांति प्रसूता के नाम से जाने जाना लगा। भारत की आज़ादी से 40 साल पहले भारत का झंडा फहराने वाली श्रीमती भीकाजी कामा पहली भारतीय बनी। इनका जन्म 24 सितंबर सन 1861 ईस्वी में बम्बई में एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने हमेशा इन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैडम भीकाजी कामा भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल व कॉलेजों में पढ़ी और इन्होंने अनेकों भारतीय व विदेशी भाषाओं में निपुणता हासिल की। मैडम भीकाजी कामा जब बड़ी हो रही थी तब स्वामी विवेकानंद व स्वामी दयानंद सरस्वती की सामाजिक क्रांति अपने शिखर पर थी और देश में जगह जगह क्रांतिकारी संगठन जन्म ले रहे थे। देश में दौड़ रही इस क्रांतिकारी लहर से वह बहुत प्रभावित व आकर्षित हुई, लेकिन इसी बीच 24 वर्ष की उम्र में इनका विवाह एक अमीर पारसी परिवार में हो गया। इनका वैवाहिक जीवन कभी मधुर नहीं रहा क्योंकि उनके पति अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों व भारत पर अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की वजह से ही भारत की तरक्की हुई है, लेकिन मैडम जी कामा उनकी इस बात से कभी सहमत नहीं रहीं। वर्ष 1896 ईस्वी में मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग फैलने लगा। इस महामारी से पूरे बम्बई शहर में लाशें बिछने लगी थी। ऐसी समय में मैडम कामा ने राहत कार्य में भाग लिया। इस समय अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों की पूर्णतः अनदेखी की गई, अतः मैडम कामा को साफ दिखने लगा कि भारतीयों की पीड़ा को दूर करने के लिए भारत का आज़ाद होना कितना जरूरी है। कुछ दिनों में महामारी ने उन्हें भी जकड़ लिया और वर्षों तक तबीयत ठीक न होने पर उन्हें यूरोप जाने की सलाह मिली। वर्ष 1902 ईस्वी में वह इंग्लैंड पहुंची और अपने इलाज के दौरान उन्होंने पहली बार दादा भाई नौरोजी का भाषण सुना। कुछ समय बाद वह विदेश में रह रहे अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आई और जगह जगह पर अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की दुर्दशा पर जागरूकता फैलाने लगी। जब वंदे मातरम उद्घोष को अंग्रेजों ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया तो उन्होंने इसी नाम की एक पत्रिका इंग्लैंड से छापनी शुरू की। जब मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई तो उन्होंने मदन की तलवार नाम से एक और पत्रिका शुरू की और उन्हें पांडिचेरी के रास्ते भारत में पहुंचाया। उनकी इन्हीं गतिविधियों के चलते
अंग्रेजों ने उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फ्रांस में शरणार्थी के रूप में जगह मिली और उन्होंने पेरिस में रहना शुरू किया। इसके बाद उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। उन्हें हर सप्ताह पुलिस स्टेशन में हाजिरी के लिए जाना पड़ता था। स्वास्थ्य ठीक न होने के साथ सीमित संसाधनों में गुजारा करना पड़ रहा था। इसके बावजूद यहीं रहकर उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर स्वतंत्र भारत के पहले झंडे की रूपरेखा तैयार की। इसी झंडे को 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन में उन्होंने फहराया। इस झंडे में लाल, हरा व केसरिया रंग के पट्टे थे, जिसमें लाल रंग शक्ति का प्रतीक, केसरिया विजय का तथा हरा रंग उत्साह एवं साहस का प्रतीक था। उसी प्रकार 8 कमल के फूल भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। वंदे मातरम देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य में लिखा था। मैडम कामा जी के सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी तथा ब्रिटिश विरोधी कहते थे। यूरोप के समाजवादी समुदाय में श्रीमती कामा का पर्याप्त प्रभाव एवं विशिष्ट स्थान था। उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों को अपने देशभक्तों के बचाव के लिए आमंत्रित किया। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जोन ऑफ आर्क के साथ आया। जर्मनी के बाद मैडम कामा अमेरिका गईं। वहां उन्होंने पूरे अमेरिका में यात्राएं की और अमेरिका के लोगों को भारत की आज़ादी के संघर्ष के बारे में अवगत कराया। उन्होंने महिलाओं के हितों के लिए भी आवाज़ उठाई एवं राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका एवं महत्वपूर्ण सहयोग पर जोर दिया। वर्ष 1910 ईस्वी में मिस्र के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने वहां उपस्थित सभी सदस्यों से पूछा कि मिस्र का बाकी आधा भाग कहाँ है? मैं केवल पुरुषों को देख पा रही हूँ जो सिर्फ आधे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। माताएं कहाँ हैं? बहनें कहाँ हैं? आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हाथ पालना झुकलाते हैं वही हाथ व्यक्ति का निर्माण भी करते हैं। अपनी मातृभूमि से 30 वर्ष तक दूर रहने के बाद वर्ष 1935 में उन्हें भारत आने की अनुमति मिली। इस समय तक मैडम कामा जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, जिसके कारण 13 अगस्त 1936 ईस्वी को मुंबई में उनका देहांत हो गया। वे चाहती तो दुनिया की सारी सुख सुविधाओं के बीच अपना जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष को चुना एवं आज़ादी को चुना। ऐसी देशभक्त भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन को हम सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।